Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd September 2024. 3 सितंबर 2024 का एनालिसिस देखें। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। अगर आप लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। 3 सितंबर का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द ओनली लैंडलॉक्ड नेशन इन आसियान। आसियान जो नेशंस हैं उनमें से केवल एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री इनमें से कौन सी है? फर्स्ट इज लाओस, सेकंड इज कंबोडिया, थर्ड इज म्यांमार, फोर्थ इज थाईलैंड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका आंसर है ए, लाओस। पहला लाओस केवल एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री, बाकी सारी कोस्टल नेशंस है। ठीक है ना। दूसरा सवाल बहुत ही आसान सवाल लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। स्विफ्ट इज एन एक्रोनिम फॉर। बैंकिंग में आपने स्विफ्ट सिस्टम सुना होगा, आज हम इसके बारे में न्यूज़ भी देखेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया है। ये पूरे आज के ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप लोग आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर लेकिन आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तीसरा सवाल, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। तीस्ता रिवर इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की, गैंगजीज रिवर की, यमुना की महानदी की, किसकी ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन जो कि केवल फुल फॉर्म है, अगर आपको नहीं आता तो एक बार गूगल करके बताइएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आते हैं आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। पहली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज की मैं लूंगा। लॉ डज नॉट परमिट रेजिंग ऑफ होम्स ऑफ द एक्यूज्ड, सेज द सुप्रीम कोर्ट। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस BR गवई, उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो लॉ है इट डज नॉट परमिट रेजिंग ऑफ होम्स। आपने देखा होगा कि स्टेट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि जो घर है उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देयर वाज अक्यूज जिसने कुछ काम किया था। बट लॉ डज नॉट परमिट दिस। लॉ, ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जब आप सुनेंगे तो दैट डज नॉट परमिट किस तरीके से आप जस्टिस करें। ठीक है ना। अब मैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्यों आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जस्टिस की, जब आप जुडिशरी या क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें जस्टिस की एक थ्योरी है जिसको रेट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। तो जस्ट फॉर द कंसेप्ट ऑफ दिस रेट्रीब्यूटिव जस्टिस मैं आपको ये बताना चाहता था। नोट कर लीजिए आप लोग। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस एक लीगल कंसेप्ट है जिसमें कहते हैं कि पनिशमेंट जो होती है क्रिमिनल्स को, वो ऐसी देनी चाहिए कि प्रोपोर्शनल रहे टू द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। ठीक है ना। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस जो होता है वो टिट फॉर टैट वाली फिलॉसफी पे काम करता है ना, आई फॉर एन आई वाली फिलॉसफी पे काम करता है। तो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस कहता है कि भैया इसमें आपको ऐसी पनिशमेंट देनी है क्रिमिनल्स को विच इज प्रोपोर्शनल टू द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। ठीक है ना। एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट क्रिमिनल्स डिजर्व टू बी पनिश्ड। याद रखिएगा, इसका आइडिया यह है कि क्रिमिनल्स डिजर्व टू बी पनिश्ड एंड दैट द सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट शुड रिफ्लेक्ट द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। मतलब कि जो सीवियरिटी होनी चाहिए पनिशमेंट की, वो क्राइम की सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो दिस इज द रेट्रीब्यूटिव जस्टिस फिलोसफी जो कि मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, थोड़ा पीछे से आते हैं, अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज, तो प्लीज बी विद अस, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। अगली न्यूज देखो, बांग्लादेश टू रीस्टार्ट टॉक्स विद इंडिया ओवर द तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। अब जो तीस्ता रिवर है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर डिस्प्यूट चलता है। डिस्प्यूट का मेजर कारण क्या है? डिस्प्यूट का मेजर कारण है कि जो इसमें रिवर का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है उससे बांग्लादेश खुश नहीं रहता। उसको ये लगता है कि इंडिया ज्यादा पानी यूज कर रहा है तीस्ता रिवर का और बांग्लादेश के पास बहुत कम आ रहा है। ठीक है ना। तो रिवर का डिस्प्यूट वही रहता है हमेशा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट में। ठीक है। तीस्ता रिवर के बारे में थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको बता दूं कि तीस्ता रिवर का जैसे ओरिजिन क्या होता है। तीस्ता रिवर का ओरिजिन जो है वो हिमालयाज में है ना। स्पेशली जो सिक्किम स्टेट है वहां पे आपको दो नाम मैं बताता हूं, अगर कभी भी यूपीएससी आपसे सवाल पूछे तो दोनों नाम याद रखेगा। एक तो यूपीएससी दे सकता है कि पहुनरी ग्लेशियर, पहुनरी ग्लेशियर। तो एक तो अगर ये नाम आता है तो ये आंसर सही होगा, पहुनरी ग्लेशियर या तीस्ता खांगत्से ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है? खांगत्से,
खांगत्से ग्लेशियर। तो तीस्ता खांगत्से ग्लेशियर आए या फिर पहुनरी ग्लेशियर आए, दोनों ही सही है, लेकिन स्टेट आए तो सिक्किम स्टेट है, जो ओरिजिन है इसका वो सिक्किम स्टेट में है, ठीक है ना। देन ये सिक्किम से होता है, फिर वेस्ट बंगाल बहती है, फिर उसके बाद जाके बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द फ्लो इज, ठीक है ना। नाउ जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण बांग्लादेश खुश नहीं है। बांग्लादेश कहता है कि भाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिवर के पानी का, है ना। एंड जैसे 1996 में गैंजीज वाटर ट्रीटी हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, 1996 में गैंजीज वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उस तरीके का कोई एग्रीमेंट जो है वो बांग्लादेश चाहता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तीस्ता रिवर का ओरिजिन आपको बता दिया, स्टेट्स बता दिए, और कहाँ किसके ट्रिब्यूटरी है क्वेश्चन हमने देख लिया ऑलरेडी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स, है ना, ये समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ। इंडिया वेज रशियाज डुएबल स्विफ्ट। अब यहाँ पे स्विफ्ट की न्यूज है जो मैं आपको बताना चाहता था। देखो स्विफ्ट क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं स्विफ्ट होता क्या है। तो स्विफ्ट बेसिकली इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब ये एक मैसेजिंग नेटवर्क है, एक्चुअली ये मैसेजिंग नेटवर्क है जिससे बैंक्स आपस में बातचीत करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो अमेरिका में कोई बंदा है, ये एक व्यक्ति है एक्स जो अमेरिका में गया और अमेरिका में इलाहाबाद बैंक की किसी ब्रांच से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। सपोज करो तो अब पहले क्या होगा, ये इलाहाबाद बैंक जो अमेरिका में, वो इंडिया की इलाहाबाद वाली बैंक से कोऑर्डिनेशन करेगा, मैसेजिंग करेगा, और मैसेजिंग करके उसकी बैंक की डिटेल्स और सारी चीज़ चेक करेगा। फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्स क्या है इसको मिलेगा, उसके बाद ट्रांजैक्शन अप्रूव होगा, ठीक है ना। तो ये जो आपस में बैंक्स ने बातचीत की, जो ये नेटवर्किंग थी, मैसेजिंग थी, ये जो हो रही है ना, ये स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू हो रही है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग थ्रू स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है ना, ये फॉर इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो अब बेसिकली क्या होता है, देखो कि अब ये बातचीत तो हो गई, जैसे मान लो अमेरिका का कोई बैंक होगा, इंडिया में एसबीआई है, तो ये भी जो आपस में बातचीत करेंगे ना, वो ये स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई इंडिया का व्यक्ति अमेरिका में पैसे निकालने जा रहा हो बैंक से, तो अब अमेरिका से पैसे निकालेगा कैसे। अमेरिका वाले पहले कंफर्म करेंगे इंडिया के एसबीआई से कि भाई इसके पास इतने पैसे हैं कि नहीं है इस बैंक में। फिर इंडिया वाला बोलेगा एसबीआई कि हाँ है भाई, निकाल लेने दो उसको पैसे, मैं आपको इतने कर दूंगा। तो जब ये अप्रूवल बैंकिंग लेवल पे हो जाता है ना, उसके बाद जाकर के वो ट्रांजेक्शन सफल होता है, तब जाकर के एसबीआई वाले फिर अमेरिका वाले बैंक को पैसा देंगे और अमेरिका वाला बैंक आपको पैसा दे देगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द स्विफ्ट सिस्टम इज। रशिया को इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया। रशिया को क्यों बाहर कर दिया गया, ऑब्वियसली बात है, यूक्रेन के ऊपर जब अटैक किया था फरवरी 2022 में, उसके बाद से रशिया को बाहर कर दिया गया है। तो इसी कारण से रशिया जो है वो कंट्रीज के साथ ऐसे बैंकिंग उससे नहीं जुड़ पा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने अपना खुद का एक ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाया है, एंड इंडिया वही कह रहा है कि इट इज अ डुएबल स्विफ्ट, है ना, डुएबल मैकेनिज्म है, जिससे रशिया का रूबल जो हो गया और इंडिया का रुपी जो हो गया उसमें ट्रेड हो सकती है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, बिल्कुल आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़िए। यहां पर देखिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस आरबीआई ने बनाया है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, उसके बारे में आया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अनाउंस किया है, जिसका नाम है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, और इसको इंट्रोड्यूस किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और इसको बनाया किसने, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु ने बनाया है, ताकि फ्रिक्शन लेस क्रेडिट मिल सके टू द फार्मर्स एंड एमएसएमई बोरोवर्स। अभी जो यूनिफाइड लेंडिंग प्लेटफॉर्म है या लेंडिंग इंटरफेस है, वो बनाया गया है किसके लिए, फ्रिक्शन लेस क्रेडिट टू द फार्मर्स एंड एमएसएमई बोरोवर्स, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करेगा, तो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस है, तो यहाँ पर सब रहेंगे, जैसे कस्टमर भी यहाँ पे रहेगा, लेंडर्स भी यहाँ पर रहेंगे, जो भी प्रोवाइडर्स हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे, है ना। इसमें कस्टमर का जो डिजिटाइज्ड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा है अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू, वो यहाँ पे एक तरफ कंपाइल्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो, मैं आपको कहानी बता देता हूँ क्या है ये। जैसे मान लो एक्स नाम का व्यक्ति है जिसको लोन चाहिए, एक्स नाम का व्यक्ति है, लोन चाहिए। एक्स नाम का व्यक्ति जब लोन चाहिए बैंक के पास जाएगा, बैंक बी है सपोज करो, बी के पास गया। तो अब पहले क्या होता था कि ये बी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए रहते थे, बोलता था एक्स से कि ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, तब हम आपको चेक कर पाएंगे कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं है ना। वो पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेंगे, फिर उसके बाद जाके उनको लोन देते थे। तो लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता था। तो अब क्या है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के आने के बाद क्या रहेगा, इसके बाद ये रहेगा कि जैसे एक्स गया व्यक्ति बैंक के पास,
तो बैंक के पास यूनिफाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे एक्स के सारे डिटेल रहेंगे, है ना, कि इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना लैंड है, लैंड का फोटो कहाँ पर है, सब एरियल व्यूज का कैसा है ना, सही है कि नहीं है, ये बंदा मतलब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को टेस्ट कर सकते हैं वो यहाँ से, ठीक है ना। सेम टू सेम जैसे बोरोवर्स हैं वो भी बैंक्स के बारे में जान सकते हैं कि कौन लोन प्रोवाइड कर सकता है, कितना लोन प्रोवाइड कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल जाएगी। तो बेसिकली ये वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में बनाया गया है। हालांकि अभी इसमें कुछ ही चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं, लेकिन जस्ट दैट इज़ वेरी इजी फॉर क्रेडिट इशुएंस, है ना। एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और इसमें जब टाइम जो लगता था वो नहीं लगेगा, है ना, अदरवाइज नहीं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को ही निकालने में इतना टाइम लग जाता था। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर थ्रू दिस यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट टू द फार्मर्स एंड एमएसएमई जो बोरोवर्स हैं उनके लिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। जर्मनी ने अपना इलेक्टोरल, अब देखो ये न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इसमें छोटा सा नाम है कि याद जान रखिएगा कि जो जर्मन पार्लियामेंट है उसको बुंडेसटैग बोलते हैं, याद रखिएगा बुंडेसटैग। जैसे इसलिए आपको वहाँ का फुटबॉल पता है ना, बुंडेसलीगा बोलते हैं, है ना। तो जर्मन जो पार्लियामेंट है उसको बुंडेसटैग बोलते हैं। एंड अभी इसको थोड़ा इसके जो नंबर्स हैं वो कम किए जा रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज द करंट टैली जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो मेंबर्स की टैली काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कम किया जा रहा है, ठीक है ना। बस दैट इज़ ओनली द थिंग दैट यू शुड नो, है ना। अगर पूछा तो पूछा, नहीं तो पूछेगा नहीं वैसे, ठीक है। आते हैं हम एडिटोरियल पेज में। आज देखो मैंने अलग अलग 5-6 कलर से इसको किया, थोड़ा सुंदर लगेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल जो है उसके बारे में, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उसमें नॉट्स आ गई हैं, ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। तो हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल के बारे में, ठीक है ना। तो 1 अगस्त का दिन था, आई थिंक, हाँ ये देखो 1 अगस्त का दिन था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं वो इश्यूज बताए गए हैं, तो आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा अपने नोट्स में, जब भी आप जहाँ भी आप लिख रहे हैं, कि एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, और इसमें लिखिएगा पहले इश्यूज क्या 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 है, ठीक है, इश्यूज क्या क्या है। तो इश्यूज की ही हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस तो नहीं बताए गए हैं, इश्यूज बताए गए हैं, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो इशू है वो है ओवर सेंट्रलाइजेशन। लिख लीजिए आप लोग, ओवर सेंट्रलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट जो है पहले ही, देखो डिजास्टर मैनेजमेंट ऑलरेडी बहुत सेंट्रलाइज्ड है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सारा कुछ देखती है काम में मेजरली। हालांकि एसडीएमए और डीडीएमए भी है, हालांकि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, बट जो अप्रोच रहती है डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे वो रहती है टॉप डाउन अप्रोच, है ना। टॉप डाउन अप्रोच मतलब कि सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन था वो और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया है। तो यहाँ लिखेगा ओवर सेंट्रलाइजेशन, ऑलरेडी सेंट्रलाइज्ड जो था पूरा सिस्टम वो ओवर हो गया है और भी ज्यादा, ठीक है। तो पहला इशू तो ये है। अब जैसे कि कैसे आप बोलेंगे कैसे, तो बेसिकली स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाएगा नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को, हाई लेवल कमेटी को। तो ये जो नेशनल लेवल पे जितनी कमिटीज हैं उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का मतलब है कि और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत वही कि टॉप डाउन अप्रोच है। अब टॉप डाउन अप्रोच की क्या दिक्कत रहती है वो भी लिख लीजिए। तो टॉप डाउन अप्रोच की सबसे बड़ी दिक्कत है डिलेड रिस्पॉन्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब कुछ नेशनल लेवल से फिर जाके ट्रिकल डाउन करेगा सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इस कारण से क्या होगा, डिलेड रिस्पांस होगा। तो फर्स्ट ओवर सेंट्रलाइजेशन, एंड ओवर सेंट्रलाइजेशन के कारण डिलेड रिस्पांस, ठीक है ना। फिर ऑथर ने यहाँ पे बताया कि भैया और भी कुछ चीजें स्टैब्लिश की जा रही हैं। दूसरा जो इशू है वो ये है कि नई बॉडीज बनाए जा रहे हैं लोग, जैसे कि अभी अब अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही है। ये स्टेट कैपिटल्स और सिटीज के लिए रहेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए, ठीक है ना, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप बॉडीज बना दोगे बट उनको नेसेसरी फाइनेंसेस या फाइनेंशियल डिवोल्यूशन नहीं दोगे, फाइनेंशियल पावर नहीं दोगे, तो उस बॉडी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज वो फिर फंड के बिना वो ऑलरेडी बिना किसी काम के रह जाती है। तो दूसरा इशू ये है कि बॉडीज तो आप बना रहे हो, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आप बना रहे हो, बट यू आर नॉट गिविंग इट फाइनेंशियल डिवोल्यूशन या फाइनेंशियल पावर नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। देन तीसरा ऑथर ने कहा है कि जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड था, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का जो है यू आर डाइल्यूटिंग द वर्डिंग्स ऑफ दैट। एनडीआरएफ की आपने डाइल्यूट कर दी, क्यों?
क्योंकि आपने कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे ऐड किए हैं विच इज रिमूविंग द पर्पज फॉर विच द फंड शुड बी यूज। आपने उस पर्पज को हटा दिया है कि वो फंड किस लिए यूज होगा। अब जब आपने पर्पज हटा दिया तो आप कभी भी उसको यूज कर लोगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड ऑलरेडी है। सेंटर ही डिसीजन करेगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड आप कहाँ यूज करोगे, है ना। तो अब आपको जैसे जैसे आपको कहाँ यूज करना चाहिए, आपको वहां यूज करना चाहिए जहां पे डिजास्टर सीवियर हो, बहुत ज्यादा सीवियर हो। बट हो सकता है आप इसको विम्स एंड फैंसिस पे यूज करना शुरू कर दो, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए यूज करना शुरू कर दो। तो दैट इज व्हाट द थिंग इज कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की वर्डिंग्स को डाइल्यूट किया गया है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि वो है कि डिजास्टर्स की लिस्ट जो है कि कौन कौन से एलिजिबल डिजास्टर्स हैं फॉर असिस्टेंस अंडर द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो उसमें नाम देखिए क्या क्या है, जैसे कि साइक्लोन आपने डाल दिया, ड्रॉट डाला, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव, ये सब डाला। लेकिन एक मिस कर दिया, कौन सा मेजर? हीट वेव। भाई ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में कंसेंसस है कि हीट वेव को एक क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर के रूप में आप क्लासिफाई कर दें, क्योंकि उसका ना केवल इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है बल्कि उसका हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वाई आर नॉट इंक्लूडिंग हीट वेव्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ऑथर ने जो कहा है वो है कि इंक्लूजन ऑफ हीट वेव वॉज नेसेसरी, लेकिन वो इंक्लूड नहीं किया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल, जिसमें इश्यूज सारे मैंने आपको बता दिए। ऑथर ने लास्ट में वही कहा कि भैया एक बार रीथिंक करने की जरूरत है, दोबारा से एक बार सोचने की जरूरत है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। सेकंड एडिटोरियल पे आते हैं, डीलिंग्स एट अ चाइना अफ्रीका फोरम दैट इंडिया मस्ट ट्रैक। अब ये जो आर्टिकल है ये है कि अभी फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होगा 4 से 6 सितंबर के बीच में, ठीक है ना। 4 से 6 सितंबर के बीच में फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन स्टार्ट होगा। और इसमें क्या है बेसिकली कि चाइना जो है वो अफ्रीका के जो इश्यूज हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। अफ्रीका में इश्यूज क्या क्या हैं ये भी बड़ी बात है। तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई है, करेंसी डिप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, डेट बर्डन बहुत ज़्यादा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री टेक ओवर, मतलब कि जो वहाँ पे कू डिटैट होता रहता है, मिलिट्री कू होती रहती है, वो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं ही। इजराइल हमास हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, उसका भी इम्पैक्ट वहाँ पड़ता है, हाउदी रेबल्स का इम्पैक्ट वहाँ पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो कि हैं। अब अफ्रीका को क्या क्या चाहिए ये भी देख लो। तो अफ्रीका चाहता है कि भाई एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, रोबस्ट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप कर ले, ठीक है। इसमें चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज मदद कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एग्रीकल्चरल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। देन ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी एम है अफ्रीका का, ग्रीन एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। बाकी गरीबी को दूर करना है तो बहुत बड़ा एम है, लेकिन वहाँ पे बेसिक इश्यूज बहुत ज़्यादा है, जैसे क्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, पावर जनरेशन की कमी है, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जिस कारण से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना, वहाँ पे कोई भी प्लांट यूनिट लगाना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा कि देखो जो फोरम हो रहे हैं इससे इंडिया को क्या शिक्षा लेनी चाहिए। पहला तो ये कि इंडिया को अपने रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। लास्ट इंडिया अफ्रीका जो हमने फोरम किया था वो 2015 में किया था, तो इसको जल्दी करने की जरूरत है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अफ्रीका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड उसको हमको मिस नहीं करना चाहिए। सेकंड जो ऑथर ने बोला कि इंडिया शुड प्ले अ सेंट्रल रोल इन स्ट्रेंथनिंग द इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमीज इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन्स, है ना। अफ्रीका को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने में हम उनकी मदद करें, है ना। स्पेशली एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग जो हो गए, इस रीजन में हम उनकी मदद कर सकते हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लोकल मार्केट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। देन ऑथर ने तीसरा कहा है कि भैया इनकरेज करो ग्रेटर इंडियन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड इनोवेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस आपको निकालने पड़ेंगे फॉर अफ्रीका, स्पेशली अफ्रीका, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बायोमेट्रिक्स हो गया, जनधन हो गया, मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई, वाई डू नॉट इंट्रोड्यूस दैट इन अफ्रीका। यूपीआई आपके पास इतना अच्छा है, तो हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया है मॉरिशियस, कीनिया, नमीबिया, घाना, मोजाम्बिक में, और दूसरी कंट्रीज में भी ले आओ अफ्रीका की, है ना। इन बैंकिंग में उनको मदद करें, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन सिखाएं। ऑल दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंडिया, एंड इंडिया को करना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ बताई है। अगला आर्टिकल है, साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग वेज टू ग्रो कोको इंडोर्स। नाउ क्लाइमेट चेंज के कारण क्या रहा है, जो रेन फॉरेस्ट है यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स चल रही है ना, आपको पता ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर अनलाइकली बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड ऑल। तो अब यहाँ पे कोको जो बीन्स जो ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं रेन फॉरेस्ट रीजन में, तो है ना, जैसे ब्राज़ील वाला रीजन हो गया, इधर वाला रीजन हो गया, तो ये ग्रो करते हैं आपके रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में ही, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट में। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब अचानक से क्लाइमेट चेंज और इन सब कारण इसको काफ़ी ग्रो करने में दिक्कत हो रही है। तो साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स ने क्या किया कि कोको को सेल से बनाना शुरू किया है लेबोरेटरी सेटिंग में, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग एंड ये न्यूज़ भी थी। कोको ट्री ग्रोज अबाउट 20 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन रीजन्स विद वार्म वेदर एंड अबंडेंट रेन। तो याद रखिएगा, कोको ग्रो कहाँ करता है, 20 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। वार्म वेदर चाहिए और अबंडेंट रेन चाहिए, ठीक है ना, चाहे वेस्ट अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, यहाँ ग्रो करता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो आगे देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड जो भी आपको लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।